आज हम देखेंगे हमारा जो इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का थ्योरी का जो पहला मॉडल है डीसी जनरेटर का, उसका पार्ट 4। इससे पहले हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम जो देखेंगे एनसीवीटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट के नियमित क्वेश्चन जो रहेंगे 31 से 40। हम केवल 10 ही क्वेश्चन इस पार्ट में देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले अपने अभी 2025 के सीबीटी एग्जाम में, और यही क्वेश्चन आपको बाद में अप्रेंटिसशिप में भी देखने को मिलेंगे, जो कि एज पर अपडेटेड है 2025 के सीबीटी एग्जाम के बेस्ड पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर पिछली बार भी रिपीट हो चुके। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखे होंगे तो वो पार्ट भी जरूर देखें। तो इसके अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य पूछा है या फिर उसका पर्पस पूछा है। डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है कि जो आर्मेचर जब वोल्टेज उत्पन्न करता है, वो लोड से कनेक्ट करता है, तब जो मेन हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारी मेन मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, थोड़ा सा उसको डीमैग्नेटाइज भी कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट का वोल्टेज है वो घट जाता है, बरोबर। तो वो मैग्नेट उसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको ये जो उसके विपरीत प्रभाव डालता है, तो उसके मात्रा में वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उस ऐसा ना हो, जो हमारी मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड का असर ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर की श्रेणी में ही एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, जो आर्मेचर के फ्लक्स के विपरीत काम करती है। यानी कि अगर आर्मेचर थोड़ा सा बढ़ेगा जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो उस वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो वो हमारी मेन वाइंडिंग को डीमैग्नेटाइज या फिर डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ये कार्य होता है कि न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। मतलब डीसी जनरेटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि डीसी जनरेटर जो है हमारा फैराडेज के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर उसके अंदर हम किसी चालक को गतिमान किया जाए, तो उसके द्वारा क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा, कट होंगे ये चुंबकीय फ्लक्स, और उस चालक के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। तो यही हमारा फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और इसी लॉ के ऊपर हमारा डीसी जनरेटर भी कार्य करता है। यहाँ पर ये चालक को गतिमान करो या फिर चालक को स्थिर रखो और चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करो, जिसके कारण वो फ्लक्स का छेदन हो, तब इसके अंदर से हमको वोल्टेज उत्पन्न होके मिलते हैं। तो ऑप्शन डी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब कौन सा ऐसा चुंबकीय विशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। दो इसमें क्या होता है, जो हमारे सेल्फ उत्तेजित जनरेटर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसके जो आजू बाजू के पोल होते हैं आयरन के बने हुए, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में चुंबक स्टोर रहता है, जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, या फिर हम उसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो जब हम उसके अंदर उस आर्मेचर को घुमाते हैं तो उसमें खुद ब खुद वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं बगैर किसी बाहरी सहायता लिए हुए, तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। लेकिन इसके अंदर ये पूछा है कि अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है ही नहीं तो जनरेटर को क्या कहेंगे। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, जो फ्लक्स उत्पन्न करती है, उसको हम किसी बाहरी स्रोत से डीसी सप्लाई देके उसको एक्साइट करते हैं ना, यानी उसको सेपरेटली एक्साइट किया जाता है, जिसके दौरान मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा फिर क्या होगा, आर्मेचर छेदन करेगा और वोल्टेज पैदा करके लोड को देगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हुआ। तो इसके अंदर अगर जो मैग्नेट अंदर जो पोल है उसके अंदर मैग्नेटिक अगर स्टोर हो या ना हो, उसका अपनों को कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो है हमारा वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के एब्सेंस में भी कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन डी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हमारा राइट आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। मतलब यहाँ पर ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसके जो कनेक्शन हुई है किस प्रकार से हुए, ये बेसिकली पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के अंदर जो करंट का जो जाने की जो दिशा है वो एक ही है, बरोबर। इसके अंदर भी इस तरीके से है और इसके अंदर भी इस तरीके से। तो इन दोनों के द्वारा जो पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो एक दूसरे को सहायक रहेगा। अगर इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर जा रही है और उसकी अगर बाहर जाती होती, तो दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के सहायक में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन डी जो है हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अभी यहाँ पर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर या शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर ये दोनों लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों के कनेक्शन यहाँ पे करके नहीं बताए, बरोबर। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर ये हमारा राइट आंसर रहेगा।
अगर इनका जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत होती तो फिर ये हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहलाता। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ जनरेटर। अब ये जो फिगर बताई बहुत ही आसान है, 2 मार्क आपके यहाँ पर बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। तो इसमें डीसी जनरेटर के ये भाग का नाम क्या ये पूछा है। तो ये बाहरी जो फ्रेम होती है, जो जनरेटर की बेसिकली बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं योक। हम क्या बोलते हैं उसको, योक। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। बहुत ही आसान सवाल है, ये देख के आपके 2 मार्क बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर। इस जनरेटर का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखो फिगर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है ताकि आपका जो एक्सेलेंस है वो चेक किया जा सके। तो इसके अंदर एक रेगुलेटर लगाया है, एक स्विच लगाया है, बरोबर, ऑन ऑफ करने के लिए। अब ये रेगुलेटर के जरिए हम फ्लक्स को कम ज्यादा करके वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं। हमको ये सब नहीं देखना है, हमको केवल ये देखना है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर की किस तरह जुड़ी है, बरोबर। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में, बरोबर, दोनों के सिरे एक जगह, शुरुआती अंतिम सिरे एक जगह, ये पैरेलल में होते हैं, इसको हम शंट बोलते हैं, बरोबर। तो ऑप्शन डी डीसी शंट जनरेटर ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, सिर्फ इतना देखना है कि कनेक्ट होंगी तो कैसे होंगी, पैरेलल में होंगी, और पैरेलल में तो उसको हम शंट जनरेटर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक इन पोल इन अ जनरेटर। मतलब इसमें देखो, अगर हमको मैग्नेटिक सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, बरोबर, योक और पोल के थ्रू, मतलब ये योक और पोल से किसके थ्रू मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट होगा ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम एक चीज समझ लेते हैं। जैसे कोई बैटरी है, बरोबर, ये उसका प्लस और ये उसका माइनस, और यहां पर हम एक बल्ब लगा देंगे, बरोबर। तो इसका करंट कैसे प्रवाहित होगा, प्लस से प्रवाहित होकर लैंप पे जाएगा, लैंप पे से वापस माइनस में, और बैटरी के अंदर माइनस से प्लस, इस तरीके से, बरोबर, बाहर प्लस से माइनस और अंदर माइनस से प्लस, इस तरीके से पूरा सर्किट इसका कंप्लीट होगा और ये लैंप चालू ही रहेगा, बरोबर। उसी तरीके से जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसका भी सर्किट कंप्लीट होता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, बरोबर। जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो इनका सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, बरोबर, और इसके अंदर साउथ से नॉर्थ और वापिस नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से इसका सर्किट चलता रहेगा। तो इस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। वो बिल्कुल ही सेम होता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह। तो इसमें पूछा गया है कि योक और पोल किसके माध्यम से अपना सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर देखो, ये जो बॉडी अपनी योक है ना, योक और पोल, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जा रहा है, ये जो आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर के माध्यम से इस पोल से, ये नॉर्थ से आया, बरोबर, नॉर्थ से आया। अब ये आर्मेचर कोर के जरिए कहां पे जा रहा है, साउथ में जा रहा है, और फिर वापस जो योक है, योक यानी बॉडी, बॉडी के माध्यम से वापस नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इस तरीके से मैग्नेटिक जो सर्किट है कंप्लीट हो रहा है। तो पोल और योक, योक यानी बॉडी और ये पोल, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये आर्मेचर कोर के थ्रू हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा आर्मेचर कोर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को समझना है ताकि हम इसको लाइफ टाइम तक याद कर सके। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम पूरे सेकंड ईयर के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। यहाँ पर एक पार्ट दिखाया है, इसका ये पार्ट का नाम क्या है वो पूछा गया है, बरोबर। तो यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट है बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह है, जो हमारा आर्मेचर की जो कोर बनती है, जिसके ऊपर आर्मेचर की वाइंडिंग लपेटे जाती है, तो वो इस तरीके से एक एक सेगमेंट के द्वारा बनता है, बरोबर। सॉरी, वो एक एक पट्टी होती है और इस पट्टी को लेमिनेशन किया जाता है, फिर पूरे पट्टियों को जोड़कर उस आर्मेचर का कोर बनाया जाता है, बरोबर। तो ये क्या है, ऑप्शन डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये पूरे पट्टियों को जोड़ के बनाया जाता है, पूरा एक अखंड या फिर सॉलिड कोर नहीं बनाया जाता आर्मेचर के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39, हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर। मतलब डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए थे। तो इससे पहले हमने जो देखा कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो जुड़ी हुई होती है सीरीज में अपने आर्मेचर के। तो इंटरपोल भी जो है वो उसी तरीके से आर्मेचर के सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से। इसका जो पॉइंट हो जाएगा इंटरपोल पे और दूसरा आएगा इधर से, फिर इधर इनको सप्लाई दिया जाएगा। तो ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं और इसका भी जो काम होता है वो सेम टू सेम कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जैसा ही होता है, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड को
डीमैग्नेटाइज करता है, उसके प्रभाव को कम करना। प्लस इंटरपोल जो है वो कम्यूटेशन को भी सुधारते हैं, जैसे ब्रश के ऊपर जो भारी स्पार्किंग होती है ये उसको भी सुधारता है इंटरपोल। ठीक है, तो वो किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, सीरीज में जुड़ा हुआ होता है आर्मेचर के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर? इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो ये बहुत ही आसान है। इसमें देखो ये अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, बरोबर, जो आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी हुई है। तो ये हमारी सीरीज वाइंडिंग हो रही है शंट वाइंडिंग। तो ये दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, बरोबर। अगर सहायक होता है तो क्यूमुलेटिव, अगर दोनों की दिशा एक जैसी होती है तो क्यूमुलेटिव, लेकिन एक दोनों की दिशा अलग अलग है तो ये डिफरेंस करेंगे एक दूसरे को, बराबर। तो ये होगा हमारा डिफरेंशियल। प्लस अगर ये वाइंडिंग केवल आर्मेचर के पैरेलल में होती तो ये शॉर्ट शंट कहलाती। क्या कहलाती? शॉर्ट शंट। लेकिन ये दोनों के ही पैरेलल में तो ये कहलाएंगी लॉन्ग शंट। तो इस वजह से इसका जो नाम रहेगा वो ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये चौथा पार्ट भी इसका खत्म हुआ। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा लास्ट रहेगा, जिसके अंदर हम पार्ट 5 को जल्द ही देखेंगे।